हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह आप सभी छात्र एवं छात्राओं का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हम फंडामेंटल पार्ट 1 के बारे में पहला सेक्शन देखे थे, सेक्शन ए के बारे में देखे थे, जिसमें मिक्सचर के बारे में बात किए थे, मिक्सचर के टाइप के बारे में बात किए थे, आपका रेडिएशन स्टेट के बारे में बताए थे, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट के बारे में चर्चा किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट में जो जनरली हम स्टडी करेंगे, दो सेक्शन पे एलिमेंट में हम काम करेंगे। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, सा क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला ए में प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, देखो जी, एलिमेंट के बारे में बात करें, एलिमेंट है क्या? पहला तो कहेंगे एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में दो आया था, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट की खासियत होता है एक ही तरह के एटम से बना होता है। एलिमेंट वो नॉट फाउंड इन नेचर, इन फ्री स्टेट। नेचर में पाया जाता है लेकिन फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता। एलिमेंट हमारा मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। नेचर में नहीं पाए जाने के पीछे काउज क्या है? ये मोर रिएक्टिव होता है, बड़ी आसानी से ये रिएक्शन कर लेता है। और एलिमेंट मोर रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में। लेकिन एलिमेंट का ही कुछ एलिमेंट बगावत करता है, एलिमेंट का ही कुछ एलिमेंट जो होता है बगावत करता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस, अपवाद का केस के बारे में बात करें। कुछ एलिमेंट है जो एलिमेंट का ही बगावत करता है, जिसको अपवाद में कहा गया। इसमें इनर्ट एलिमेंट आता है। इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट जो होता है ये आपका वहां नॉट फाउंड इन नेचर, ये फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। नेचर में पाया जाता है ये फ्री स्टेट में। ये इनर्ट गैस जो होते हैं, बाकी सबके सब पोली होता है, ये मोनो एटॉमिक गैस होता है, मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, बाकी सबके सब पोली एटॉमिक एलिमेंट। ये आपका नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये मोर रिएक्टिव, तो ये नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। वहां लेस स्टेबल है तो ये आपका मोर स्टेबल होता है।
ये हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। कोई लेस स्टेबल है तो ये मोर स्टेबल है। इनर्ट या नोवेल गैस, जिसमें एलिमेंट एटॉमिक एलिमेंट में आएगा आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये सब के सब इनर्ट एलिमेंट है, जो कि एलिमेंट का ही बगावत करता है, जिसको इनर्ट एलिमेंट कहते हैं, नोबेल गैस जिसको कहते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करें। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पहला ए में ऑन द बेसिस ऑफ एटम। एटम के हिसाब से एलिमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है। दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, कुछ मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, कुछ को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट, और कुछ होता है पॉली एटॉमिक एलिमेंट। मोनो एटॉमिक एलिमेंट मेड अप ऑफ वन एटम। नाम से स्पष्ट है, जो एक एटम से बना होता है, मेड अप ऑफ वन एटम, उसको मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। और पॉली एटॉमिक एलिमेंट मेड अप ऑफ मोर देन वन एक उसको हम कह देंगे पॉली एटॉमिक एलिमेंट। एक एटम से बना होगा तो उसको मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहेंगे। एक से ज्यादा एक ही तरह के एटम से बना होगा तो उसको हम पॉली एटॉमिक एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट और पॉली एटॉमिक एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए, इसका तो नाम सुने होंगे Na सोडियम, के पोटासियम, Fe आयरन, Zn जिंक, Hg सिल्वर, Au गोल्ड, Hg मरकरी, Sb एंटीमनी, etc। ये सब के सब मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। एलिमेंट में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कहेंगे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 का नाम सुने होंगे, O3 ओजोन, वायुमंडल का सबसे ऊपरी लेयर जो होता है वो ओजोन लेयर होता है, जो कि सन से निकलने वाली खतरनाक रे, अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण, उसको पृथ्वी पे आने से बचाता है। ओजोन लेयर गॉड गिफ्टेड लेयर होता है, लेकिन इधर हाल फिलहाल के दिनों में प्रदूषण के कारण ओजोन लेयर धीरे धीरे डैमेज, ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कूलिंग एजेंट से प्रोड्यूस होता है। कूलिंग एजेंट AC हो गया,
ये सब कूलिंग एजेंट है और इससे आप ओजोन लेयर को डैमेज होता है। CFC निकलता है इसमें से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करता है। तो ये आपका O3 ओजोन P4 चलिए कुछ स्पेशल नोट के बारे में देख जिसको ध्यान रखना है। नोट करके सबसे पहला नोट आता है P4 के बारे में ही बात करें। P4 4 एटम का एलिमेंट है। 4 एटम के एलिमेंट को कहेंगे टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट, 4 एटम के एलिमेंट को हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। फास्फोरस के बारे में बात करें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो तीसरा सेल है ये बाहरी कक्षा कहलाता है, इसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर फास्फोरस P4 का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो 4 फास्फोरस मिलके एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। फास्फोरस, प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 2 बॉन्ड बना, ये आप तीसरा, ये भी तीसरा। अगर एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन चला गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन चला गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर कहा जाए P4 में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कहा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन लोन पेयर, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़। पेयर तो 4 ही होगा। अगर अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करें, एक फास्फोरस जो होता है वो आपका 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 फास्फोरस बार है, लेकिन गलत हो जाएगा, यहाँ मैथ काम नहीं करेगा। जब बॉन्ड के बारे में कहेंगे तो ये लाइन हमारा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 6 बॉन्ड हो जाएगा। ये P4 में टोटल लोन पेयर 4 होता है, लेकिन टोटल बॉन्ड की संख्या क्या होता है, 6 होता है। P4 के बाद आता है आपका S6 के बारे में बात करें, जिसको 6 एटम से बना हुआ एलिमेंट है। S6 6 एटम का एलिमेंट है। दूसरा नोट, S6 को कहेंगे हेक्सा एटॉमिक एलिमेंट। हेक्सा एटॉमिक एलिमेंट। सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर का
एटॉमिक नंबर अगर कहा जाए, एटॉमिक नंबर 16 होता है। फिर से इलेक्ट्रॉन भरो, पहला सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा में 8 बचे हुए, तीसरा सेल में 6। अगर इसके पास कहा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कहेंगे इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चलिए तो S6 का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का एक सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास में 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए। लोन पेयर के बारे में बात करें तो कहेंगे 2 लोन पेयर होता है एक सल्फर के पास, यानी S6 में टोटल लोन पेयर के बारे में बात करें टोटल लोन पेयर एक सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, सॉरी एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, टोटल 6 सल्फर, 6 से गुना कर देंगे 12। टोटल बॉन्ड के बारे में बात करें 1 4, इसका 6 बॉन्ड है। उसी तरह से S6 के बाद S8 के बारे में बात करें, किससे आता है S8, इसको कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट। 8 एटम से बने हुए एलिमेंट को हम कहेंगे ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट। फिर S8 का शेप देखा जाए तो इसका शेप W शेप होता है। ये शेप होता है। यहां पे S8 में टोटल लोन पेयर एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर, टोटल 8 है, तो 16 लोन पेयर टोटल। बॉन्ड, टोटल बॉन्ड के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड तो है लाइन, टोटल बॉन्ड की संख्या 8 होता है। चौथा आता है C60 के बारे में बात करें, इसका नाम हो जाता है हेक्सा क्वांटा एटॉमिक एलिमेंट। हेक्सा क्वांटा एटॉमिक एलिमेंट, हेक्सा में तब 6 होता है, क्वांटा में तो होता है 10 से मल्टीप्लाई करना। 6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 60 एटम का एलिमेंट है। इसी को और क्या कहते हैं, हेक्सा क्वांटा एटॉमिक एलिमेंट, या इसी को और क्या कहते हैं, बक्की बॉल। कौन सा बॉल, बक्की बॉल। बक मिस्टर फ्लोरेंस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने C60 का डिस्कवरी किया, इसलिए ये अपने ही नाम पे दे दिया बक्की बॉल। अगर C60 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के रिंग होते हैं, एक 6 कार्बन का रिंग है, दूसरा 5 कार्बन का रिंग।
6 कार्बन के रिंग जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग और 5 कार्बन के रिंग को हम कहेंगे पेंटागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग, 5 कार्बन के रिंग को पेंटागोनल रिंग कहते हैं और 6 कार्बन के रिंग को हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। टोटल हेक्सागोनल रिंग की संख्या जो होता है वो आपका 20 होता है, पेंटागोनल रिंग की संख्या टोटल 12 होता है। ये फिगर जो है यूनिट सेल ऑफ C60, C60 का एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल ऑफ C60 का फिगर है। इसका मतलब क्या कि हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग। अच्छा बताओ, 6 कार्बन के रिंग को तो साइक्लोहेक्सन भी कहते हैं, तब यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग क्यों कहे? देखो ये साइक्लोहेक्सन और हेक्सागोनल रिंग में अंतर है। साइक्लोहेक्सन में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड होता है। और हेक्सागोनल रिंग जो है ये एलिमेंट केवल कार्बन से ही बना होगा, ये सब के सब हमारा कार्बन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब अभी हर कुछ कार्बन जो कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, बाकी सबके कार्बन क्या बनाए? 2 बॉन्ड, 2 और बनाएगा, ये कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। इस 60 का जिसमें टोटल हेक्स 12 है, 120 होता है और पूरा रिंग की संख्या 12। अब यहाँ समस्या ये होता है कि सर एक रिंग में 6 कार्बन है और ऐसे रिंग की संख्या कर रहे हैं 20, तो 20 इंटू 6 120 यानी 120 कार्बन हो जाएगा केवल हेक्सागोनल रिंग में। जबकि पेंटागोनल रिंग है तो 12 इंटू 5 मतलब 60 कार्बन हो जाएगा पेंटागोनल। तो जोड़ेंगे टोटल है। भाई हेक्सागोनल रिंग के बारे में बात करें, यानी 6 कार्बन के रिंग को हेक्सागोनल रिंग कहते हैं और C16 कह रहे हैं ऐसा ऐसा 20 हेक्सागोनल रिंग है। अगर 20 हेक्सागोनल रिंग है तो 20 इंटू 120 आपका होगा और यहाँ पर 12 इंटू 5 पेंटागोनल रिंग की संख्या 12 है, 12 इंटू 5 मतलब 60, 120 तो 60। लेकिन यहाँ तो केवल केवल कितना कार्बन है? 60 ही कार्बन है। आखिर ये कैसे होता है? तो ध्यान रखना कि देखो तो एक यूनिट सेल में हेक्सागोनल, एक यूनिट सेल में 2 टाइप के रिंग है। कौन कौन? हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग। 6 कार्बन का रिंग हेक्सागोनल, 5 कार्बन का रिंग पेंटागोनल, 6 5 11 कार्बन होनी चाहिए। लेकिन अगर यूनिट सेल में काउंट करेंगे कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन 9 ही। इसका मतलब 2 कार्बन यहां कॉमन है, ये दोनों कार्बन इस रिंग का भी है और रिंग का है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ दी कार्बन C16 में क्या होता है? कॉमन होता है, जिसके कारण एक फुटबॉल के तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं बक्की बॉल। C60 के बाद C70 का भी डिस्कवरी हुआ, C90 का भी डिस्कवरी हुआ, C110 का भी डिस्कवरी हुआ। इसका मतलब सबको कहा गया बक्की बॉल, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर जो है फुटबॉल की तरह का है, केवल कार्बन की संख्या ही इंक्रीज कर रहा था। ये जो है हमारा, एक तो देखेंगे एलोट्रॉप के बारे में बात करें। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप, एलोट्रॉप में होता है एलोट्रॉप सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए और डिफरेंट जो होनी चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी।
तब उसको हम कह देंगे एलोट्रॉप। एम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। कार्बन के जनरली 3 एलोट्रॉप होते हैं, वेल नोन है, पहले से भी जानते होंगे। कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो डायमंड है, नाम सुने होंगे डायमंड। दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा है बक्कीबोर्ड। ये 3 एलोट्रॉप है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलिए, तो ये फंडामेंटल का पार्ट 1 का सेकेंड लेक्चर है। अगले लेक्चर में देखेंगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एलिमेंट को कई पार्ट में बांटे हैं, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड, उसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में फंडामेंटल पार्ट 1 को हम फिनिश करेंगे। फर्दर फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में 4 सेक्शन है फंडामेंटल में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो रहने दीजिए आज का क्लास। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें एलिमेंट के क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ कंपाउंड के क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में। धन्यवाद।